हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। और आई होप कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे। मैं विश करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ आपके सपनों के लिए और आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रे करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों, आपका परिवार खुश रहे और ये कोरोना जैसी बीमारी को दोबारा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नए वर्ष की। और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। ठीक है, तो अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइज ऑफ ब्रिटिशर्स के बारे में। यानी कि ब्रिटिशर्स की आपको चीज़ें पता चलेंगी कैसे धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हर जगह पर अपना कब्जा जमाया। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी प्रेसिडेंसीज कैसे बनी थी। सबसे पहले उन्होंने मद्रास में फोर्टिफिकेशन किया, किलाबंदी करी। फिर मैंने आपको ये बताया था कि वो बॉम्बे में गए, जहाँ मतलब सूरत से उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी शिफ्ट करी थी बॉम्बे में, लेकिन वहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं कर पाए थे। फिर मैंने आपको ये बताया उनका, फिर वो बॉम्बे छोड़कर बंगाल चले गए थे प्रेसिडेंसी वहाँ पर किलाबंदी करने। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देखिएगा। ठीक है। और गाइस देखो, अपने एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, अब इस नए साल में बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस, सारे एग्जाम्स होंगे और एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो आई होप जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो भी थोड़ा सा आलस किए बैठे हैं या फिर अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो अपनी प्रिपरेशन हमारे चैनल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं जीएस के लिए, जहाँ पर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब की प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको आई प्रॉमिस कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, और आपको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सब, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे पुर्तगालियों की मैं कहानी बता चुका हूँ, डच की बता चुका हूँ, ब्रिटिशर्स की बताई। ठीक है, तो और मैंने इसमें एक फैक्ट और बताऊंगा कि कलकत्ता शहर, मतलब मैं बताऊं, कोलकाता जो आज के टाइम में हम कोलकाता बोलते हैं ना, उसको कलकत्ता कहा जाता था, आप सभी को पता है। लेकिन वो कलकत्ता शहर किसने बनाया, कैसे बना था, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। ओके, अब क्या हुआ, ये देखो मैंने आपको बताया था, ये था अपना इंडिया का मैप। यहाँ पर बंगाल था, यहाँ मद्रास, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी में फोर्टिफिकेशन किया, बॉम्बे गए, सूरत से उन्होंने अपने मद्रास बॉम्बे की तरफ अपनी प्रेसिडेंसी शिफ्ट करी। फिर वो यहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं कर पाए, यहाँ से सीधे बंगाल चले गए। उसके बाद ये सब मैंने आपको चीज़ें बता दी। ठीक है, बॉम्बे उन्होंने छोड़ा, फिर कहाँ गए, बंगाल गए। और जब वो बंगाल पहुंचे 1680s के आसपास, 1680 के आसपास की कहानी है, जब वो बंगाल, बॉम्बे छोड़कर बंगाल की तरफ गए। ठीक है, तो उन्होंने वहां पर क्या हुआ, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया। ध्यान रखना, मैंने आपको फैक्ट्रीज एंड कंपनीज के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने 1680 में जब वो बंगाल की तरफ मूव किया था उन्होंने, तब उन्होंने वहाँ पर फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। और जब वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ के जो मुगल ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो मुगल के अधिकारी वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने उनकी फैक्ट्रीज तोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि उन मुगल ऑफिसर्स को, उन अधिकारियों को डर था कि कहीं ब्रिटिशर्स यहाँ पर किलाबंदी कर लें या यहाँ पर बंगाल में कब्जा ना कर लें। इस वजह से वो यहाँ की फैक्ट्रीज वगैरह तोड़ने लग गए। और इन सब चीज़ों से ब्रिटिशर्स बहुत चिंता में आ गए कि ये लोग हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हम कैसे बंगाल, और ना ही तो हम बॉम्बे पे फोर्टिफिकेशन कर पाए, मतलब वहां पर भी कब्जा नहीं कर पाए, और ये बंगाल में भी फैक्ट्रीज तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम कब्जा नहीं कर पाएंगे। और ये इन सब चीज़ों से ब्रिटिशर्स पहुंच के ब्रिटिश ने सोचा कि अब इसका समाधान एक ही है कि हमें जाकर ना मुगल के डायरेक्ट राजा से बात करनी होगी। ठीक है, तो वो पहुंच गए राजा के पास, जो मुगल किंग थे उस टाइम। मुगल किंग कौन थे, औरंगजेब। और औरंगजेब का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1658 से लेकर 1707 था, और ये जो कहानी थी वो 1680 की थी। तो यानी कि इस टाइम पीरियड में औरंगजेब वहां के राजा थे। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स औरंगजेब के पास पहुंच गए। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि औरंगजेब को ब्रिटिशर्स ने सारी अपनी बात बताई कि ये हो रहा है, मुझे ट्रेडिंग वगैरह करनी है। ठीक है, तो औरंगजेब क्या थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे, फाइनेंशियली वीक थे। ठीक है, फाइनेंशियली वीक थे, तो औरंगजेब ने सोचा एक काम करते हैं, अगर हम इनको ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं तो इनके इसके बदले में हम इनसे कुछ ना कुछ पैसा ले लेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ ये हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तो ठीक है, इन्हें ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं। ये सब चीज़ें सोची।
एक मनसबदारी सिस्टम था जिसकी वजह से वहां पर औरंगजेब फाइनेंशियली वीक हो गए। तो ये सिस्टम क्या है, ये आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मनसबदारी एक सिस्टम था जिस वजह से वहां पर औरंगजेब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थे। तो इन सब चीज़ों को सोचकर औरंगजेब ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी कि ठीक है, आप जाओ वहां पर ट्रेड करो, और ट्रेड करने की हम आपको परमिशन देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा, मतलब होता है ना टैक्स टाइप, आपको कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों से राजी हो जाते हैं और औरंगजेब जाकर वहां पर अपना बिजनेस वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं और अपनी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई 1680 के बाद, जब वो बॉम्बे से बंगाल शिफ्ट हुए, ठीक है। अब बात होती है कि कुछ ठीक 1680 की कहानी मैंने आपको सुना दी। अब 1690 की कहानी क्या थी? 1690 की बात है। 1690 तक मतलब 1680 में क्या हुआ, 1690 तक उनको वो परमिशन वहां पर ट्रेड करने की मिल गई थी, ठीक है। 1690 तक उनको परमिशन वहां पर ट्रेड करने की मिलेगी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उनको जो ट्रेड करने की परमिशन मिली थी ना, वो फ्री ट्रेड करने की परमिशन नहीं मिली थी। फ्री ट्रेड करने की जो परमिशन मिली थी उन्हें, वो मिली थी फर्रुखसियार के थ्रू 1717 में। 1690 में उन्हें ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी, आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, लेकिन फ्री ट्रेड नहीं था। उसके बदले में उनको टैक्स या फिर कुछ अमाउंट औरंगजेब को, जो मुगल किंग थे, उनको देना था, ठीक है। तो 1690 में उनको ट्रेड करने की परमिशन, लेकिन फ्री नहीं मिली थी। फ्री परमिशन उनको मिली थी फर्रुखसियार के द्वारा 1717 में, ठीक है। और जैसे ही उनको परमिशन मिली 1690 में, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ, दिस प्लेस वॉज नॉट बिफोर ब्रिटिश जॉन। अब क्या हुआ, जब उन्हें परमिशन मिली कहां पर, बंगाल में। अब एक बंदा था जॉन चार्नोक नाम का, जॉन चार्नोक नाम का बंदा था, और इसने एक सिटी स्टैब्लिश करी थी, कलकत्ता सिटी। और वो कलकत्ता सिटी कैसे बनी थी, वो कलकत्ता सिटी मिलकर बनी थी सुल्तानती, कलिकाता, गोविंदपुर। ये 3 गांव, ये 3 विलेज थे, इन तीनों को मिलाकर एक सिटी बनाया गया था कलकत्ता। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन चार्नोक के द्वारा। ये नाम याद रखना, जॉन चार्नोक के द्वारा ये कलकत्ता सिटी बनाया गया था। और उनमें कौन कौन से थे? सुल्तानती, कलिकता, गोविंदपुर। और ये जॉन चार्नोक था, ये कौन था? ये एडमिनिस्ट्रेटर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। अब 1690 में जब उन्हें परमिशन मिल गई, और फिर जॉन चार्नोक ने कलकत्ता सिटी सेटअप किया इन 3 गांवों को मिलाकर। और फिर ठीक 1690 के बाद, ठीक उसके 10 साल बाद, यानी कि 1700 में, ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में, यानी कि बंगाल में, अपना फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, यानी कि किलाबंदी स्टार्ट कर दी। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि औरंगजेब ने कुछ नहीं किया, उन्होंने बंगाल में किलाबंदी शुरू कर दिया, औरंगजेब ने कुछ नहीं किया। तो देखो, बात ऐसी थी कि औरंगजेब था फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक। और जब फोर्टिफिकेशन, देखो 1707 में तो औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो और ये बात थी 1700 की, यानी 7 साल बाद तो औरंगजेब मर गया था, ठीक है। तो अब क्या हो, जब उन्होंने किलाबंदी स्टार्ट कर दी, तो अगर औरंगजेब कुछ भी एक्शन लेते उस चीज पर, औरंगजेब तो फाइनेंशियली वीक थे, तो औरंगजेब ने, जब उन्होंने ये कहा कि हम आपको किलाबंदी की परमिशन नहीं दे सकते, ये सब नहीं हो सकता, तो ब्रिटिशर्स ने औरंगजेब से कहा कि आप फाइनेंशियली वीक हो, अगर आप मुझे किलाबंदी करने से मना करोगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, ठीक है। तो इन सब चीजों से डर कर, कहते हैं ना पैसे की कमी, यानी कि इतनी ज्यादा लाचारी हो चुकी थी कि औरंगजेब ने परमिशन दे दी कि भाई ठीक है, आप फोर्टिफिकेशन करो। मतलब औरंगजेब ने फाइनेंशियली वीक थे और वो पैसा चाहिए था उन्हें, और पैसा देने के लिए ब्रिटिशर्स दे रहे थे। और जब अगर औरंगजेब मना कर देंगे फोर्टिफिकेशन के लिए, तो ब्रिटिशर्स ने पैसा देने से मना कर दिया कि अगर आप हमें फोर्टिफिकेशन नहीं करने दोगे तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, आई विल नॉट गिव यू मनी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स सेड दैट योर पीपल का, अब क्या एक और बहाना क्या ब्रिटिशर्स ने सुनाया, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया औरंगजेब से जाकर कि आपके जो मुगल के सिपाही थे, जो मुगल एम्पायर के आपके जो सिपाही वगैरह हैं, वो आकर हमारी जो फैक्ट्रीज हैं कलकत्ता में, यानी कि जो बंगाल में, वहां से वो चोरी कर ले जाते हैं, इस वजह से मुझे फोर्टिफिकेशन करना है। तो ये सब कुछ बातें सुनाई या कुछ पैसों की धमकी दी, और इस वजह से औरंगजेब फाइनेंशियली वीक था और वो कुछ नहीं कर पाया, और इस वजह से उन्होंने अपना बंगाल में फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया। और ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा चालाक थे, ठीक है। गॉट परमिशन फॉर फोर्टिफिकेशन फ्रॉम मुगल किंग, उनको परमिशन मिल गई, बट अप्रूवल नहीं मिला उनको किस चीज़ का? फ्री ट्रेड का। और फ्री ट्रेड के लिए उनको पर वेट करना पड़ा 17 साल, यानी 1700 में उनको 17 साल, यानी जो 1717 की कहानी फर्रुखसियार के द्वारा, उनको फ्री ट्रेड की परमिशन के लिए 17 साल वेट करना पड़ा। फोर्टिफिकेशन की तो उनको परमिशन मिल गई थी, लेकिन फ्री ट्रेड की परमिशन नहीं मिली थी,
ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये मैप देखो, यहाँ पर ये था इनका मद्रास। मद्रास में इन्होंने 1639 से लेकर 1653 में यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपना फोर्टिफिकेशन किया। फिर सूरत से 1661 से सूरत टू बॉम्बे इन्होंने 1661 में सूरत में थी, 1687 में इन्होंने बॉम्बे में अपनी प्रेसिडेंसी शिफ्ट करी। मेन प्रेसिडेंसी जो उनकी बॉम्बे में थी 1687 में, ठीक है। और 1690 में इन्होंने कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन किया 1700 में, ठीक है। फोर्ट विलियम नाम का, एक फोर्ट विलियम नाम जिसका रखा गया फोर्टिफिकेशन का। तो ये थी कुछ कहानी। अब क्या हुआ, अब मैंने आपको एक बात बताई थी विलियम हॉकिंस की। विलियम हॉकिंस मैंने आपको बताया था कि 1608 में इंडिया आ गए थे, ठीक है। विलियम हॉकिंस 1608 में इंडिया आ चुके थे, लेकिन वो उनकी जो डेथ हुई थी वो 2014 के 2013 के आसपास हुई थी। तो लेकिन वो क्या हुआ, वो रुके थे एज अ एम्बेसडर। कहाँ? वो एज अ एम्बेसडर रुके थे जहांगीर के पैलेस में 1611 से लेकर 1613, 2 साल रुके थे, ठीक है। 1608 में आ गए थे, लेकिन वो बाकी के जो टाइम पीरियड था 1608 से लेकर 1613 के बीच में, वो 2 साल, ये 1611 1613, मतलब देखो 1608 से लेकर 1613 तो एज अ इंडिया में रहे, ठीक है। लेकिन वो जहांगीर के पैलेस में 1611 से लेकर 1613 2 साल एज अ एम्बेसडर रहे। और 1611 की बात है, ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी ओपन करी थी कहाँ? मछलीपट्टनम में। ये मैंने आपको बताया हुआ था। और जो वो फैक्ट्री थी जो 1611 में सबसे फर्स्ट जो फैक्ट्री ओपन करी थी मछलीपट्टनम में, वो टेम्परेरी थी। और दूसरी फैक्ट्री उन्होंने कहाँ ओपन करी थी? सूरत में, ठीक है। तो 1613 की बात है, विलियम हॉकिंस ने क्या लीव किया? विलियम हॉकिंस लीव्स, देन अ न्यू एम्बेसडर आए। जब 1613 में विलियम हॉकिंस की डेथ हो गई, तब वहां के न्यू एम्बेसडर आए और उनका नाम था थॉमस रॉय। और इनका जो टाइम पीरियड था वो 1615 से लेकर 1618 था। और इन्होंने फैक्ट्री ओपन करी कहाँ कहाँ? आगरा में ओपन करी, अहमदाबाद में ओपन करी। तो ओवरऑल आप यहां पर ये देखो कि मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, ठीक है, वहां भी फोर्टिफिकेशन कर ही लिया। बॉम्बे में फोर्टिफिकेशन नहीं किया था, ठीक है। बस उन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत से शिफ्ट कर ली थी कहाँ? बंगाल में, जो उनकी वहां पर मेन प्रेसिडेंसी थी। बस फोर्टिफिकेशन उन्होंने वहां पर नहीं किया था, ठीक है। फिर आप यहाँ देखो मछलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री ओपन करी, वहां के ब्रांड एम्बेसडर विलियम हॉकिंस रहे। विलियम हॉकिंस आए इंडिया में, उन्होंने सब कुछ देखा। एज एम्बेसडर वो जहांगीर के पैलेस में रहे भी 2 साल, ठीक है। जब विलियम हॉकिंस की डेथ हो गई 1613 में, फिर एक नए एम्बेसडर आए, उनका नाम था थॉमस रॉय, जिनका टाइम पीरियड था 1615 से लेकर 1618। और इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज ओपन करी कहाँ पर? आगरा और अहमदाबाद में। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों से बस ये समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स हर जगह अपनी फैक्ट्रीज कंपनीज खोल रहे थे, ठीक है। अपना हर जगह पर मतलब ट्रेडिंग शुरू कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। मतलब कहाँ नहीं, वो बहुत चालाक थे, वो हर जगह अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, नए एम्बेसडर आ रहे हैं, ठीक है। एक एम्बेसडर मर रहा है तो दूसरे एम्बेसडर को भेज रहे हैं, थॉमस रॉय, जिसने अपनी फैक्ट्री आगरा और अहमदाबाद में खोल ली। तो ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही थी राइज ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स की ऊंचाइयों पर उठना, यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो ऊंचाइयों पर कैसे उठ रहे थे, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही थी। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इफ़ अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। अब बात होती है 1616 में एक कॉन्सेप्ट, ये कहानी ये थी कि मैंने आपको बताई पुर्तगाली पावर जो थी सबसे पहले इंडिया आई थी, फिर डच आई थी, ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स आए थे, ठीक है। फिर अब यहाँ में आप देखो 1616 की बात कर रहा हूँ। 1616 में एक और पावर इंडिया में आई और उस पावर का नाम था डेन्स, यानी कि डेनमार्क। डेनमार्क के लोगों को डेन्स कहा जाता था। ये क्या हुआ, इंडिया आए तो सही, इन्होंने देखा कि सब लोग इंडिया पर कब्जा कर रहे हैं तो हम भी चलते हैं, हम भी अपनी फैक्ट्री खोलते हैं, कंपनी खोलते हैं, हम भी वहां पर ट्रेड करेंगे, हम भी फायदा उठाएंगे। लेकिन जब ये इंडिया में आए, इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री पुलिकट में खोली और इन्होंने ट्रेड करने की स्टार्टिंग करी, तो इन्होंने बस ये देखा कि यहाँ पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स हर कोई कॉम्पिटिशन में लगा पड़ा है, इतनी भीड़ है, तो इन्हें कहाँ से मौका मिलेगा? पहले से ही 10 लोग कुत्तों के जैसे हमारे देश पर, इंडिया पर, यानी बुरी तरह से कैसे हम मतलब चैंटे पड़े हैं कि मुझे ट्रेड करना है, मुझे कब्जा करना है, मुझे फैक्ट्री खोलनी है, मुझे कंपनी। तो डच, डेनमार्क जो थे डेन्स, इन्होंने कहा भाई अपना यहाँ पर गुजारा नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, जो एक फैक्ट्री खोली थी वो ब्रिटिशर्स को बेच के ये अपना वापस लौट गए। 1 साल के अंदर अंदर अपनी फैक्ट्री बेचकर वापस लौट गए। इनके बस की ना थी, इन्होंने इतनी भीड़ वगैरह देखी, इनके बस की नहीं थी और ये भाग गए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में खोली 1503 में, फिर डच आए, ठीक है। अब सीक्वेंस देखो, फिर ब्रिटिशर्स 1611 में आए और फिर डेनमार्क आए 1616 में।
अब इस ये इन चारों की कहानी हो गई। अब अपन कहानी जो पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ने वाले फ्रांस की, फ्रांस एंट्री कैसे हुई। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ब्रिटिशर्स, देखो ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया में आए हैं, कैसे घुसे हैं, कैसे उन्होंने फोर्टिफिकेशन किए हैं, कैसे फैक्ट्रीज और सब किलाबंदी वगैरह खोली, एम्बेसडर्स आए, कैसे धीरे धीरे कब्जा किया पूरे इंडिया पर, कैसे लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाया। ठीक है, तो डेनमार्क भी आया, डेनमार्क ने भी सोचा लेकिन वो वहाँ टिक नहीं पाए इतने कंपटीशन के बीच में। अब बात करते हैं फ्रांस की, डेनमार्क तो भाग गया। ठीक है, अब फ्रांस की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि फ्रांस की एंट्री कैसे हुई। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइज एक और बात, वो मैं आपको आने वाले कुछ टाइम बाद बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको कंटेंट पसंद आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, हैव अ गुड डे, एंड एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके परिवार को, और सभी सुख खुश रहें, सुखी रहें और अच्छे रहें।